नमस्कार। भारतीय सिनेमा अपने जन्म के 100 साल पूरे कर रहा है। रंगमंच के तत्वों से ही मिलकर बना है भारतीय सिनेमा। आज हम अपने इस खास सफरनामे में मंडी हाउस के इस शो में बात करेंगे साहित्य और रंगमंच के रिश्ते की। बीसवीं सदी से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक और कई समसामयिक नाटक लिखे और खेले जाते रहे हैं। जयशंकर प्रसाद से लेकर प्रेमचंद तक और धर्मवीर भारती से लेकर मोहन राकेश तक रंगकर्मियों की पहली पसंद रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास हमेशा से रंगकर्मियों की पसंद रहे हैं। कफन से लेकर पंच परमेश्वर तक और गोदान से लेकर बूढ़ी काकी तक प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र और कथानक दोनों ही आम आदमी से जुड़ते हैं। अरे बोलो दीदी, घर की सारी गृहस्थी मुझे ही संभालनी पड़ती है। इतना तुम्हारे सामान मेरे यहाँ, ऊपर से कर लो, घर में तिलक लेकर आ। रंगमंच और साहित्य का ये रिश्ता भारतेंदु युग से शुरू होकर 20वीं सदी आते आते जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सरीखे तमाम साहित्यकारों के साथ जुड़ता गया। ज्यादातर साहित्यकारों की रचनाओं के नाट्य रूपांतर होने लगे और हिंदी में मूल नाटकों के अभाव में कहानियों और उपन्यासों को मंच पर उतारने की कोशिश होने लगी। साहित्य का उद्देश्य यह है कि वह लोगों तक पहुंचे और रंगमंच एक सशक्त माध्यम है जो साहित्य को लोगों तक पहुंचाता है। मोतीलाल गुप्ता जी का जो प्रेरणा कला मंच है वो लगातार प्रेमचंद की कहानियों को लेकर मंचित कर रहा है कि इसका ये लगातार मंचन करते ही रहते हैं। इसके अलावा सलीम राजा का बाल रंग मंडल है, वो भी प्रेमचंद की कहानी को लेकर के ईदगाह जैसी कहानी है उसके मंचन करता है। तो मुख्य रूप से मैंने बनारस में देखा है कि प्रेमचंद की कहानियों का मंचन कुछ ज्यादा होता है। यहाँ तक कि कई कवियों की रचनाओं को भी मंच पर उतारा गया। जर्मन नाटककार बर्तोल्द ब्रेख्त और ब्रिटिश नाटककार विलियम शेक्सपियर भी यहाँ के रंगकर्मियों के लिए आदर्श रहे हैं। इनके नाटकों को मंच पर उतारने का रोमांच हर कलाकार का सपना होता, चाहे वो हेमलेट हो या ओथेलो। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। अगर मूल नाटकों की बात की जाए तो धर्मवीर भारती का अंधा युग या फिर गिरीश कर्नाड का तुगलक ऐतिहासिक नाटकों की कतार में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले नाटक हैं। बस यही कमाई है मेरी इतने सालों की। ये सब किसे सुना रहे हो तुम? मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने नहीं। वहीं सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने में बुने मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन नाट्य प्रेमियों के सामने बार बार और तकरीबन हर निर्देशक ने पेश किए। उन्होंने नाटक को एक अच्छा साहित्य समझ के लिखा, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए, लाइब्रेरी में रखा जाए। जब अच्छा नाटककार नाटक लिखेगा तो चाहे वो साहित्यिक मूल्यों को लेकर के नाटक लिखे या सामाजिक मुद्दों को लेकर के नाटक लिखे। जैसे हम मोहन राकेश को लें, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं वो, उन्होंने दोनों ही तरह के नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन वो लिखते हैं, लहरों के राजहंस लिखते हैं, वो ऐतिहासिक, उसमें ऐतिहासिक वातावरण को लिया है। अब नए दौर के लेखकों में नाटक लेखन से ज्यादा पटकथा और संवाद लेखन में दिलचस्पी बढ़ी है। तू तो चटोरी है काकी, मर जाएगी तो एक नहीं दो कचोरी तेरे मुंह में थूकूंगा। और पर्दे के ग्लैमर ने उन्हें रंगमंच से दूर कर दिया है। शायद इसीलिए कुछ गिने चुने नाटक ही हैं जो मंच पर बार बार नजर आते हैं। चाहे इब्राहिम अलकाजी हो या कारंत, विजय तेंदुलकर हो या हबीब तनवीर, रंगमंच की दुनिया में इनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। अपने बेहतरीन काम की बदौलत रंगमंच के लिए ये आइकॉन्स बन गए हैं।
मराठी और कन्नड़ रंगमंच की समृद्ध परंपरा की जब भी बात होती है, विजय तेंदुलकर, इब्राहिम अलकाजी और बीवी कारंत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तीनों ही शख्सियतों को देश के तमाम बड़े सम्मान मिले और इनके नाटकों को खासी लोकप्रियता मिली। कौन रे तू आयशीच्या? अरे तुला काही डोळे का कान? चुकलो बामणो जी। नारायण सालोखे हॉस्पिटल में मर गया। टाइम डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है। तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। विजय तेंदुलकर के नाटकों पर तो अर्धसत्य और कमला जैसी फिल्में भी बनी और भाषाई के साथ साथ हिंदी रंगमंच के शिखर पर भी लंबे समय तक इन रंगकर्मियों ने अपनी सल्तनत कायम रखी। कल नहीं, आज। पाटिल साहब को बोल देना, कल सुबह हम खुद आकर मिलेंगे। कल सुबह का सवाल ही नहीं उठता। अभी कितना मांगता है? कैश मिलेगा। बकवास बंद कर। लेकिन अगर हिंदी रंगमंच के एक बड़े आइकॉन की बात करें तो नाम हबीब तनवीर का ही आता है। मजनू हूँ तेरा दीवाना, मैं भी वही हूँ तेरी लैला। इस दीवार में एक छेद है, उसमें से दे चूमा। मुंह तो लगा हुआ है, मुंह में भर गए चूना। आखिर हबीब तनवीर में ऐसा क्या था जो उन्हें एक आम रंगकर्मी से अलग करता था? रंगमंच को लेकर वो कौन सा जज्बा था जो उन्हें एक आम आदमी का नाटककार बना देता था? जिस तरह से उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल अपने नाटकों में किया, वो बेसिकली एक पूरी नई दिशा एक तरह से लेने का, जैसे कारणजी ने भी किया, लेकिन कारणजी का थोड़ा सा अलग था उनसे। हबीब साहब का वो टोटली डिफरेंट था। उनका तो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रास रूट लेवल से था। इप्टा के साथ शुरुआती दिनों से ही जुड़े हबीब ने बाद में अपना थिएटर बनाया और लोक कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया। लोक कलाकारों और ग्रामीण संस्कृति की झलक उनके नाटकों में देखी जा सकती है, चाहे चरणदास चोर हो या आगरा बाजार। हबीब तनवीर ने आम आदमी के बीच से ही कलाकार पैदा किए। उस समय उन्होंने एक ज़बरदस्त आंदोलन की तरह से जो योगदान दिया, और वो ये था कि एक तो इंडियन जो टेक्निक्स हैं उसको लेकर के आए, ग्रास रूट लेवल के एक्टर्स को लेकर के आए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किसान थे, मजदूर वर्ग के थे, कामगर थे, उन लोगों से अभिनय कराया। लेकिन जो कंटेंट लिया उन्होंने, जो सब्जेक्ट लिया, वो ग्लोबल था। थिएटर को नए विषय देने वाले हबीब ने अपने नाटकों की प्रस्तुति में स्थानीय और लोक कलाओं का बेहतरीन संतुलन बनाकर उसे परंपरागत दायरे से बाहर निकाला और आम आदमी के करीब लाकर खड़ा कर दिया। शायद यही वजह है कि फिल्मकार मृणाल सेन और श्याम बेनेगल की तरह हबीब तनवीर भी रंगमंच के पर्याय बन गए। मंडी हाउस में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अपने खास सेगमेंट किरदार में आपको मिलवाएंगे निर्देशन के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुकी एक शख्सियत से।
ब्रेक के बाद मंडी हाउस में आपका फिर स्वागत है। अपने खास सेगमेंट किरदार में आज हम आपको मिलवाएंगे एनएसडी की प्रोफेसर और निर्देशन के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाने वाली त्रिपुरारी शर्मा से। अब तक 50 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन कर चुकी बेहद शांत और विनम्र त्रिपुरारी शर्मा ने कभी चर्चा में बने रहने की कोशिश नहीं की। उनके नाटक काट की गाड़ी को जबरदस्त कामयाबी मिली और उनके तमाम नाटकों का भारत की कई भाषाओं के साथ साथ फ्रेंच में भी अनुवाद किया गया। नौटंकी, तमाशा, ख्याल और पंडवाणी समेत तमाम लोक विधाओं को रंगमंच में समृद्ध करने वाली त्रिपुरारी शर्मा केतन मेहता की चर्चित फिल्म मिर्च मसाला और महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित फिल्म 1084 की मां के साथ भी जुड़ी रहीं। उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें संस्कृति पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का सफदर हाशमी पुरस्कार और दिल्ली नाट्य संघ के सम्मान से नवाजा गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय की बारीकियां सिखाने वाली त्रिपुरारी शर्मा का ये सफर बदस्तूर जारी है। त्रिपुरारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंडी हाउस जो कि पूरे देश का एक कल्चरल हब है, कल्चरल सेंटर है, सारे देश की निगाह यहाँ आती है और लगता है कि जैसे सबकी एक ही दौड़ है, जो संस्कृति कर्मी है, जो कल्चर में है, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, थिएटर में है, वो यहाँ आना चाहता है। आप कैसे मंडी हाउस पहुँची और यहाँ तक पहुँची? ये आज की ही बात नहीं है कि मंडी हाउस लोगों को आकर्षित करता है। मैं जब कॉलेज में थी मिरांडा हाउस में, तब भी मंडी हाउस के बारे में सुनते थे तो एक बड़ा लगता था कोई बड़ी विचित्र सी जगह है और वहाँ पता नहीं क्या क्या होता है, नाटक होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं। तो बड़ी इच्छा हुई कि यहाँ आकर उसको देखा जाए और जब आए तो सचमुच लगा कि ये एक आम दुनिया का हिस्सा होते हुए भी कुछ अलग है यहाँ का माहौल। और वो माहौल अलग है लोगों की वजह से। जो लोग यहाँ होते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ तलाश रहे होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं, ऐसी कुछ हसरत लिए हुए होते हैं, वो तब भी यहाँ थे। पिछले लेकिन इतने साल हो गए आपको, इतने सालों में आपने यहाँ क्या बदलाव देखे? क्या पहले भी जो कलाकार यहाँ आते थे और आज के दौर में जो बदलते हुए समय में जो कलाकार आ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नज़र आया? पूरे यहाँ के माहौल में कोई फ़र्क नज़र आया? हाँ, माहौल में फ़र्क है। पहले कम लोग होते थे तो हमें ये इलाका बहुत अपना सा लगता था। अब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो कभी कभी लगता है कि नहीं, ये हमसे छिन रहा है या छिन गया है। और फिर जब इन लोगों से जुड़ना शुरू होता है, इनके साथ काम करते हैं, जो नए कलाकार आते हैं, तो फिर ये भी अपने जैसे ही लगने लगते हैं और लगता है कि इसका विस्तार हो रहा है। आपको क्या लगता है एनएसडी की जो अवधारणा थी इसको खड़ा करने की और यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देने की, शिक्षा देने की, जो नाटक की जो दुनिया है, रंगमंच की जो दुनिया है, एनएसडी उस पूरे अपने पैमाने को किस तरह से अपनी भूमिका को निभा रहा है अभी आज की तारीख में? देखिए, एक तरह से एनएसडी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और मुझे लगता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बतौर इसने बहुत तरक्की की है और कई तरह से इसमें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की बहुत सारी नई चीज़ें इसमें निरंतर जुड़ती जा रही हैं। लेकिन कई बार हम एनएसडी से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रख लेते हैं क्योंकि देश बड़ा है, देश का रंगमंच बहुत कुछ चाहता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें भी हैं और एनएसडी क्योंकि एक तरह से एकमात्र अपनी तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो कई बार ये लगता है कि जैसे इसका दायित्व उस पूरे रंग कर्म के क्षेत्र को है जो कि होना भी चाहिए। और मेरे को लगता है हम सब पर्सनली भी उस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, हम लोग बाहर भी काम करके ही यहाँ आए हैं और अभी भी करते हैं। लेकिन कितना एक संस्था पूरा कर सकती है, ये भी एक विचार का विषय हमारे सामने होना चाहिए। जितने भी बैचेस इसके निकले उसमें सब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स निकल कर के आए जिन्होंने अपनी एक अलग छवि, अपनी पहचान बनाई। अलग छवि भी अब ये है किस मायने में, अब कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं तो उनकी छवि हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। कुछ लोग अपने इलाकों में जाकर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती तो कई बार हम उनके काम को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो अपने इलाकों में वापस जाकर
वहाँ रंगमंच कर रहे हैं या रंगकर्म कर रहे हैं, उनकी भूमिका आज से कुछ सालों बाद हम पहचान पाएंगे कि वो कितनी महत्वपूर्ण रही है। तो ऐसे भी बहुत से छात्र हैं जो जिनके नाम लोगों की ज़ुबान पे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में हैं। हम प्रोसीनियम थिएटर की बात करते हैं। प्रोसीनियम थिएटर लंबे समय से, अगर आप देखें, तकनीक के स्तर पर काफ़ी बदलाव हुआ है प्रोसीनियम थिएटर में। क्या आज भी वही दौर है या बदलते हुए तकनीक ने इस पूरे प्रोसीनियम थिएटर की टेक्निक को भी बदला है? प्रोसीनियम की अपनी सीमाएं हैं और प्रोसीनियम जहाँ एक तरह से एक स्टैंडर्ड बन गया है, क्योंकि आपको हर शहर में एक प्रोसीनियम ऑडिटोरियम मिल जाता है, तो कई बार उस कारणवश लोग प्रोसीनियम थिएटर करते हैं। पर मुझे लगता है अगर उसको थोड़ी सी भी छूट मिल जाए, तो क्योंकि ये अभिनेता और दर्शक के बीच का एक बहुत गहरे संबंध को लेकर थिएटर बनता है, परफॉर्मेंस बनती है, तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर हमको मौका मिले या सुविधाएं हों तो हम में से बहुत से लोग शायद प्रोसीनियम में ना करना चाहें। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोसीनियम के अलावा और कई तरीके हो सकते हैं थिएटर के काम करने के, और जिसकी जैसी भूख है दर्शक के साथ संबंध बनाने की, वो उस तरह का एक डिज़ाइन या एक तरह का संबंध दर्शक के साथ बना सकता है। 2 दशकों में टेलीविज़न एक बहुत पावरफुल मीडिया के तौर पे उभरा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री तो है ही, फिल्म इंडस्ट्री। इन दोनों उद्योगों के इतने बढ़ते हुए प्रभाव के बाद थिएटर क्या अपनी जो भूमिका थी थिएटर की, वो पूरी हो पा रही है? क्या बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना लेके तो नहीं आते यहाँ कि हमें सिर्फ स्क्रीन पे एक सुपरस्टार बन जाना है, या ऐसा आपको लगता है क्या? स्क्रीन पर सुपरस्टार बनने के लिए थिएटर में आना तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि थिएटर अपने आप में एक अलग माध्यम है और इसमें तो उसको आना चाहिए जो सचमुच दर्शक के साथ जुड़ना चाहता है और जो परफॉर्मेंस का मज़ा है कि 2 घंटे 2.5 घंटे वो अपने पूरे चीज़ को पकड़ कर बना कर दर्शकों के बीच खेल सके, ये उसकी जान है। ये बात ज़रूर है कि ये भी एक्टिंग है और जो टेलीविज़न पे होता है और जो सिनेमा में होता है वो भी एक्टिंग है, लेकिन उसके जज्बे में बहुत फ़र्क है। कमिटमेंट में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। उसके पैशन में भी बहुत फ़र्क है, उसकी एनर्जी में बहुत फ़र्क है। तो ये एक सा लगते हुए भी एक सा नहीं है। और ये ज़रूर है कि टीवी आया, फिल्म भी आई और इससे कहीं ना कहीं नाटकों के इसमें कहीं फेरबदल हुआ, लेकिन जब तक इंसान है तब तक उसको सजीव संप्रेषण की इच्छा तो रहेगी और इस वही नाटक का एक सेंटर पॉइंट है, एक मूल पॉइंट है कि वो तो अपनी जगह रहेगा। मुझे लगता है कि लोग टीवी से भी उकता जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टीवी से नहीं उकताते हैं, और वो लोग फिर थिएटर में भी आते हैं। और मुझे लगता है कि टेलीविज़न से लड़ाई होते हुए भी थिएटर अपनी जगह उतना असुरक्षित नहीं है जितना हम लोग आमतौर से मान लेते हैं। मंडी हाउस में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम त्रिपुरारी जी से बात करेंगे नौटंकी कला पर, जिसमें इन्होंने भी महारत हासिल की है।
ब्रेक के बाद मंडी हाउस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिपुरारी शर्मा जी, जो नौटंकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे नौटंकी के बारे में कुछ इनकी अपनी राय क्या है। त्रिपुरारी जी, नौटंकी में आपने बहुत काम किया, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में नौटंकी जीवित है या उसका रूप बदला है? मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे नौटंकी की गायकी इतनी प्रभावशाली लगती है जितनी किसी कवि के अच्छे शब्द। इसीलिए मैंने शेक्सपियर का ओथेलो नौटंकी में किया था। मुझे लगा कि शेक्सपियर के मैच की पोइट्री, मतलब कि पोइट्री का मैच जो है वो नौटंकी गायक के गले में है, और इसीलिए उन शब्दों को या उन शब्द को आगे ले जाने के लिए हमारे नौटंकी के जो गायक हैं, ये जो इसमें जो म्यूज़िक का इस्तेमाल है, जिस तरह से म्यूज़िक का उतार चढ़ाव है, वो नौटंकी ही कर सकती है। आपको क्या लगता है कि समय बदला, चीज़ें बदली, नौटंकी के फॉर्म भी बदले, इसके बावजूद इसको सोशल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिलता? एक तो मुझे लगता है कि जब हम किसी भी चीज़ को थर्ड रेट कहते हैं जो कि कलात्मक होती है, मतलब हम लोग तो ड्रामा को भी थर्ड रेट कुछ लोग कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही प्रतिभा की ही तौहीन कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है ये समाज का अपना दुर्भाग्य है कि वो अपनी प्रतिभा को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, उसकी इज्जत नहीं कर पाता, तो ये समाज का अपना दुर्भाग्य है। नौटंकी कलाकारों की जो स्थिति है आज देश में, वो सिर्फ मेले की वस्तु रह गए हैं। जो सामान्य तौर पे ग्रामीण मेले लगते हैं, या तो वो वहाँ कई बार उनको परफॉर्म करते देखा जाता है जनरली, या फिर कई बार ऐसा हुआ कि सरकारी उत्सवों में उनको लाने की कोशिश की गई, लेकिन कलाकारों के साथ जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अपमानजनक व्यवहार होता है। ये हमारी अफसरशाही की कुंज़हनी है कि वो ये सोचते हैं कि वो कलाकारों को कुछ दे रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि कलाकार दुनिया को क्या दे रहा है, या कलाकार से या कला से वो क्या पा सकते हैं या समाज क्या पा सकता है। और मुझे लगता है कि ये हमारा अपना छोटापन है, जिसका ये नतीजा है कि आज हमने उस कला की गहराई को नहीं समझा, और हमने उसको केवल एक मंच पर परफॉर्म करने के लिए बुला लिया, और हमें लग रहा है कि हमने बहुत एहसान किया। ये नज़रिया हमारा अच्छा नहीं है और ये ठीक नहीं है। नौटंकी के साथ साथ हम कठपुतली की भी बात करेंगे। कठपुतली कला भी अपने आप में देश में एक अनोखी कला है अपने देश की। उसकी अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है? कठपुतली कई तरह की हैं। लेदर पपेट है, लकड़ी की पपेट है, काठ की है, धागे की है, हर तरह की है। पर बाय एंड लार्ज मुझे लगता है ये हम सभी लोक कलाओं के लिए ये कह सकते हैं कि हमने उसको वो इज़्ज़त नहीं दी, या हमने उसकी तरफ उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी कि हमें देनी चाहिए थी। मुझे लगता है उसका कारण ये रहा क्योंकि ये हमने कई बार ये सोचा कि ये ऐसी जातियां करती हैं जिनको हमने अपने बराबर नहीं समझा, मुख्य धारा ने बराबर नहीं समझा और उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया, और इसलिए वो और छटती चली गई। जो हमारे पास नहीं है वो किसी और के पास हमसे बेहतर हो सकता है, तो हमें उसको मान लेना या उसका सम्मान करना ये हमारा बड़प्पन भी हो सकता है। ये हमने नहीं सोचा, तो क्योंकि हम पावर, ताकत, स्टेटस, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लग गए, उनको वो तवज्जो नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। त्रिपुरारी जी, आपने हमारे साथ बात की, इतने थिएटर के इतने एस्पेक्ट पे हमने चर्चा की। हम आपसे लगातार आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी हाउस का सफ़र बस यहीं पर। साहित्य, संस्कृति और संगीत के किसी और सफ़रनामे पर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।